राष्ट्रीय अध्यक्ष वमन मिश्राम जी, सीईसी मेंबर्स और सभी राज्यों के बामसब के प्रदेश अध्यक्ष और पंडाल में बैठे हुए अधिकारी, उप अधिकारी, कार्यकर्ता, शुभ चिंतक, हित चिंतकों को इस मगध की धरती से मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट से 2 फैसले आए। पहला फैसला SC/ST आरक्षण के उपवर्गीकरण का और दूसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में अंधविश्वास और पाखंड के ऊपर एक याचिका दायर थी कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाए ताकि राज्यों से अंधविश्वास और पाखंड खत्म हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने से इनकार कर दिया और यह आर्टिकल 51 की वायलेशन हुई। साथियों, आरक्षण के उपवर्गीकरण को सही ढंग से आपको समझ आए, इसलिए मैं आरक्षण के परिपक्ष में जाऊंगा, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने 1975 में आरक्षण का उपवर्गीकरण किया और 25% आरक्षण को 2 भागों में बांटा। पहला भाग 12.5% आरक्षण वाल्मीकि समाज और वहां के मजहबी सिखों को दिया गया और दूसरा बचा हुआ 12.5% आरक्षण जो है बाकी की जो अनुसूचित जातियां थी उनको दिया गया। इसके चलते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने जस्टिस रामचंद्र राजा के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और 15% आरक्षण को 57 जातियों में 4 भागों में उन्हें बांटा और वो भाग थे ABCD। पहली बार आरक्षण के उपवर्गीकरण का मामला सुप्रीम कोर्ट में 2004 में EV चिन्मय स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार का आया। इसमें 5 जजों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश की सरकार का जो आरक्षण का उपवर्गीकरण था उसको गैर संवैधानिक बताया और ये कहा कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो आरक्षण का उपवर्गीकरण करे, यानी कि अनुसूचित जातियों को एक सूची बनाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अनुसूचित जो जातियां हैं ये एक होमोजीनियस कम्युनिटी है, संविधान में इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है क्योंकि सदियों से इन जातियों ने धर्म और जाति के नाम पे इनका शोषण हुआ है, जातीय अत्याचार हुआ है, सामाजिक भेदभाव हुआ है और छुआछूत को इनको सामना करना पड़ा है, इसलिए आरक्षण का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। पंजाब हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की बात को माना और पंजाब गवर्नमेंट ने जो आरक्षण का उपवर्गीकरण किया था उनकी सारी सेक्शंस को स्ट्रक डाउन किया और यह कहा कि जो आपने फैसला किया है वो गैर संवैधानिक है, इसको वापस कीजिए। पंजाब गवर्नमेंट 2006 में जो आंध्र प्रदेश सरकार का जो फैसला था EV चिन्मय स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश सरकार, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई और एक याचिका कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता में 27 अगस्त 2020 को यह कहा गया कि आरक्षण में उपवर्गीकरण हो सकता है। पहले तो यह सिर्फ अनुसूचित जाति का था, बाद में इसमें अनुसूचित जनजाति को भी जोड़ा गया और उस वक्त के चीफ जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में 7 पीठों की एक बेंच बनाई गई और 1 अगस्त 2024 को आरक्षण का उपवर्गीकरण का जो मामला है SC/ST का वो आया, वो गैर संवैधानिक है, आघात पहुंचाने वाला है, जातियों को बांटने वाला है और वो राजनीतिक पार्टियां उन जातियों का जो पिछड़ी जातियां उनका राजनीतिक लाभ ले सकती हैं। दूसरी तरफ वो जो सक्षम जातियां हैं वो आरक्षण से उनको वंचित करना,
लेकिन आरक्षण का टैग भी उनको ऊपर लगा रहे, यह सरकारें और सुप्रीम कोर्ट की मंशा है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो जातियों खत्म करने की पहल कर सकती थी, लेकिन ये जातियां खत्म करने का हौसला उसके पास नहीं है। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहती तो ऐसी सक्षम जातियां जो 3 या 4 पीढ़ी से आरक्षण का लाभ ले रही हैं, अगर कास्ट बेस्ड, सेंसस बेस्ड और एविडेंस के अप्रोच के आधार पर उनको अगर जनरल कैटेगरी में डालती तो आरक्षण जो है निचले सतह तक खुद ही आ जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। यह सरकारों की मंशा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो चाहती है कि जातियां भी बनी रहे और जातियों के नाम पे मिलने वाला जो आरक्षण है उससे भी आपको वंचित किया जाए। साथियों, SC ST बहुत सारी जातियों का एक समूह है जो सरकारी नौकरी में और शिक्षा में समाज का प्रतिनिधित्व करती है। इसका आरक्षण के उपवर्गीकरण से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, कोई समाज, कोई समुदाय अगर कभी स्कूल ही नहीं गया जाएगा तो उसको कभी भी सरकारी नौकरी या आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि कुछ सक्षम जातियां रिपीटेडली आरक्षण का लाभ ले रही हैं, इनको वो दोष देना ये गलत बात है, क्योंकि इसका दोष उस सिस्टम को है जिसने हजारों सालों से हमारे लोगों के ऊपर जुल्म किया, जाति अत्याचार किया, भेदभाव किया, उनको पढ़ने से रोका, उनके गले में हंडी बांधी और बस्ती से बाहर रहने पर मजबूर किया, मरे हुए जानवरों का गोश्त किया और पीठ पीछे झाड़ू बांधा। ये वो सिस्टम गलत है। इसलिए जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, इन्होंने पहले भी आरक्षण के ऊपर बड़े कठोराघात किए हैं और यह आरक्षण खत्म करने के लिए आखिरी कील उन्होंने जो है वो ठोक दी है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने आरक्षण को कभी हॉरिजॉन्टल तो कभी वर्टिकल तो कभी रोस्टर प्रणाली से छेड़छाड़ की, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उपवर्गीकरण लाया। लेकिन आरक्षण को स्थापित करना, आरक्षण को सुरक्षित करना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद जो है जातियों को खत्म करके जो एग्जिस्टिंग ब्राह्मणिकल सिस्टम है, जो अन्याय, अत्याचार, असमानता पर आधारित है, उसको खत्म करके हम जाति आधारित जनगणना करके पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और एक चपरासी से लेकर IAS तक सबकी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं और सामाजिक न्याय व्यवस्था और सामाजिक बराबरी को स्थापित करना चाहते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों के आधार पर जाएं तो 1931 की सेंसस के आधार पर जो 50% आरक्षण है वो 85% लोगों को मिल रहा है और 15% लोग जो हैं वो 50% आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो 85% लोग हैं उनका आरक्षण अभी ग्राउंड सतह पर लागू नहीं है। 1975 में आरक्षण का उपवर्गीकरण पंजाब में हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथी, हमारे भाई भतीजे वाल्मीकि समाज ना शिक्षा में और ना नौकरियों में अपनी रिप्रेजेंटेशन बना पाए। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो लोग ज्यादा अंधविश्वासी हैं, पाखंड पे यकीन करते हैं, शिक्षा को उन्होंने मान्यता नहीं दी, अपने जाति आधारित धंधे नहीं छोड़े। एक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, हमारे भाई भतीजे हैं, वो अपने जाति आधारित धंधों में 60% रुचि रखते हैं और शिक्षा में मात्र 0.5%। इसलिए आप जितना भी आरक्षण का वर्गीकरण कर लीजिए, हमको तोड़ने का प्रयास कीजिए, लेकिन फिर भी हमारे भाई भतीजों को नहीं मिलेगा। जो 7 बेंचों की जज थी उसमें महिला जज जो बाला त्रिवेदी है, उसने ये कहा है कि आरक्षण का उपवर्गीकरण जातिगत मतभेद पैदा करेगा, इससे राजनीतिक दल फायदा ले सकते हैं। इसलिए आरक्षण का जो उपवर्गीकरण हुआ है वो किसी तथ्य, किसी आंकड़ों और किसी तर्क के आधार पर नहीं, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवादी और मनुवादी सोच पर आधारित है। इसीलिए साथियों, आरक्षण जो है ये हमको सोशल डिवीजन में बढ़ावा कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है कि हमारे समाज के लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनी नौकरियों में उनकी रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं हुई। 9,64,000 से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो सेंट्रल डिपार्टमेंट में खाली हैं। 16 लाख से ज्यादा नौकरियां जो हैं वो राज्य सरकार में खाली हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आरक्षण का उपवर्गीकरण करो, उनकी क्रीमी लेयर लगाओ, तो इतनी पदवियां क्यों खाली हैं? आरक्षण को उपवर्गीकरण करने से पहले
आपको ये उन पोस्टों को भी भरना होगा, नहीं तो ये सारी पोस्टें जो है नॉन फाउंड सूटेबल में चली जाएंगी। इन बातों को भी हमको ध्यान रखना, क्योंकि 2011 के बाद जो है वो सेंसस भी अपडेट नहीं हुई है। अगर हम बात करें, केशवानंद भारती एक केस था जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप में एक राज्य है, सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण जो है राज्यों की भांति जो है वो लागू होना चाहिए, तब जाकर सबको न्याय मिलेगा और जुडिशल कमीशन बने। एक है कि जो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस 2018 में था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशंस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ जातियां जो हैं आपस में मिलती हैं और इससे जातिगत मतभेद जो है खत्म होता है। तो इन बातों को हमको समझकर इकट्ठा होने की ज़रूरत है और बामसेफ के बैनर तले जो एक बहुत बड़ा ग्लोबल संगठन है, इसमें जैसे ही राष्ट्र नेतृत्व को कोई हमको संदेश होगा उसका हम पालन करेंगे और हो सकता है कि यह लड़ाई ज़्यादा लंबी चले, हमको यह लड़ाई भी लड़नी है। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वाणी का विराम दूंगा। आपने मुझे धीरेपूर्वक सुना, धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर जोगेंद्र सिंह राय जी। अगले वक्ता के